जैसा कि हमने देखा था टाइम स्किप किया जाता है एमसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और वो स्ट्रॉन्ग बनता है सभी छोटे मोटे लोगों को मारकर और इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो अब ब्लैक सोसाइटी से लड़ने जा रहा है। हम देखते हैं गेट पर एक चौकीदार खड़ा हुआ है जो नींद में है, सोता रहता है। खड़े खड़े ही उतने में ही पीछे से आकर उसके सर पर कोई मारता है, आकर बोलता है सोचने वाली बात है, तू इस समय सो रहा है। मार खाने वाला बोलता है मुझे माफ कर दो। दूसरा वाला बोलता है खुद को तैयार रख, पता नहीं नेमलेस हीरो कब आ जाएगा यहाँ। वो पहले से ही हमारे 3 राइवल सेक्ट को हरा चुका है, बस खाली हम ही बचे हैं। तो पहला वाला बोलता है नींद में तो, और ये सुनकर दूसरे वाले को काफी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही गुस्से से बोलने जाता है उसको तू हरामजादे फिर से सो रहा है, वैसे ही पहले वाले के शरीर से खून निकलता है, वो मर जाता है। दूसरा वाला देखकर चौंक जाता है, अचानक से क्या हो गया। घबराए हुए अपनी स्वॉर्ड को सीध से निकालते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। वो नेमलेस उतने में ही सोसम उसके पीछे आ गया रहता है, उसके ऊपर अटैक करता है। एक झटके में ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। गेट के सामने ही खड़ा रहता है, उसका सर नीचे गिरते हुए जाता है, उसका सर नीचे जाकर गिर जाता है। सोसम उसे देखता है, फिर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर देखता है तो बहुत बड़ा मैदान है। अंदर जाकर बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वैसे ही बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आते हैं। सोसम बचने के लिए तुरंत ही पीछे जंप मार लेता है और सभी एरोज से बच जाता है। सामने देखता है तो एक नहीं बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े हैं और सब लोग मारने के लिए ही खड़े हैं सोसम को, नेमलेस हीरो को। उन सभी के सामने सोसम अकेला खड़ा है। तभी उनमें से एक का आवाज आता है, हे मुझे पता था तू यहाँ पर आएगा, तू नेमलेस चूहे। सोसम वहीं पर खड़े होकर उन सभी को देखता रहता है, स्वॉर्ड पे हाथ रखता है, निकालने जाता है शीत से। सभी लोगों को देखता है और एक फिर बिजली चमकता है और फिर वो व्यक्ति बोलता है मार दो इसे, इस हरामजादे को मार दो। इतना बोलते ही सभी लोग एक साथ में सोसम को मारने के लिए बढ़ते हैं आगे। सोसम वहीं पर खड़ा रहता है। सभी लोग जंप मारकर सोसम को मारने जाते हैं और वैसे ही सोसम अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। स्विंग करते ही चारों तरफ खून ही खून दिखते हैं हमें। सोसम का स्वॉर्ड पानी के बूंद तक को काट देता है और फिर एक बड़ा सा ऑरा स्लैश मारता है। उस ऑरा स्लैश से जितने भी लोग आगे आते रहते हैं वो सभी लोग बीच से ही कट जाते हैं। उनके पीछे जो खड़े रहते हैं वो देखकर डर जाते हैं। सोसम ऑरा स्लैश मारने के बाद आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर सभी लोग को मारते चले जाता है एक एक करके, किसी को भी छोड़ता नहीं है और उसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। देखकर यही बोलते हैं सह। हम देखते हैं सोसम ने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके सामने दूसरा व्यक्ति आ रहा है स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए। वैसे ही सोसम जिसका हाथ पकड़ा रहता है उसे पकड़कर घुमाता है ऊपर। वो जो दूसरा वाला आता रहता है वो उसे देखने लगता है, घबरा जाता है। उतने में ही सोसम जिसे पकड़कर घुमाता रहता है उसे नीचे लाकर जो व्यक्ति नीचे खड़ा रहता है उसी के ऊपर फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर दोनों के आर पार घुसा देता है। तुरंत ही दोनों का जगह पर मौत हो जाता है। वो दोनों समझ ही नहीं पाते क्या हुआ और दोनों को ही एक साथ में मार देता है। ये देखकर दूसरे लोग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं तू कमीने हरामजादे। जंप मारकर सोसम के बहुत ही करीब आ जाता है। यही बोलता है अटैक करते हुए, पकड़ लिया तू कमीने। सोसम उसे देखता है मगर बच नहीं पाता। सोसम के शरीर में वो स्वॉर्ड घुसा देता है। घुसाने के बाद हंसते हुए बोलता है अब तू ऐसे ही रहे, तब तक मैं तेरा सर काट देता हूँ। उतने में ही सोसम अपना इन्वेंट्री खोलता है और उसके अंदर से स्वॉर्ड निकलकर उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता है। उस व्यक्ति को कुछ पता भी नहीं चलता। मरते हुए यही बोलता है कैसे, पीछे से ब्लेड कैसे आया। सोसम उसे ही देखता रहता है। उतने में ही कोई और आके सोसम को अपने स्वॉर्ड से मारता है, घुसा देता है उसके शरीर के अंदर। सोसम तुरंत ही पीछे होता है, नीचे घुटने पर आ जाता है। वो व्यक्ति जो मारा रहता है आगे बढ़ते हुए बोलता है हंसते हुए, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया, तू कचरे है ना। तू मेरे लड़कों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, तो मैं सोचा तू किसी तरीके का मॉन्स्टर होगा, लेकिन तू भी बस एक इंसान ही है ना। सोसम के शरीर में जो वेपन घुसाया रहता है सोसम उसे निकालता है। निकालते ही बहुत सारे खून निकलता है। सोसम घुटने पे ही रहता है। सभी लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं और मारने के लिए बेताब रहते हैं और सोसम स्वॉर्ड के हिस्से को पकड़े हुए खड़ा होता है। सोसम को देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। यही बोलते हैं देखकर एक मिनट ये व्यक्ति ये हंस क्यों रहा है। हम देखते हैं सोसम के हाथ में उसका स्वॉर्ड है और दूसरे हाथ में टूटा हुआ स्वॉर्ड है जिसे सोसम को मारा गया था। दोनों पकड़कर हंसता रहता है, फिर सभी के ऊपर हंसते हुए अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और देखते ही देखते सभी लोगों को मार देता है। कोई भी बचता नहीं है और अब सोसम बढ़ रहा है लीडर की तरफ और लीडर बाहर ही बैठा रहता है सोसम का इंतजार करते हुए, नेमलेस हीरो का। सोसम आगे जाते हुए यही बोलता है अब बस खाली एक ही बचा है, ब्लैक स्नेक सेक्ट का लीडर बांग पियोम। अब सोसम को बताया जाता है कैसे वो शक्तिशाली बना। पहले वो था व्हाइट टाइगर यूनिट। सोसम का लेवल अप हुआ था जांगहो को मारने, फिर भी अगर तुलना करेंगे ब्लैक फैक्शन के मेंबर से तो अभी भी कमजोर था। बुलाना, छुप के हमला करना, आग से जला देना। सोसम ने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके सभी को हंट किया। जब तक व्हाइट टाइगर का लीडर व्हाइट टाइगर सतर्क हुआ तब तक व्हाइट टाइगर के आधे यूनिट मर चुके थे और इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों और शहर के लोगों ने मेरी हत्याओं के इस लड़ी को देखकर मुझे नेमलेस
नेमलेस राइचियस स्वॉर्ड्समैन का नाम दे दिया। इस नई पहचान को पाने के बाद अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को खत्म करना और आसान हो गया था। व्हाइट टाइगर यूनिट लीडर को मारने के बाद मैं लेवल 5 तक पहुंच गया और मुझे मेरा पहला एक्टिव स्किल भी मिला, चिंगॉन और 3 फोर्सेस स्वॉर्ड आर्ट। अब मैं सीधा ब्लैक फैक्शन के लोगों का सामना करने लायक हो गया था। उस वक्त तक बच्चे भी नेमलेस राइचियस स्वॉर्ड्समैन का नकल करके खेलने लगे थे। रेड वुल्फ गेट को दुनिया से मिटा दिया गया और अब बोंगयांग में सिर्फ एक ही अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन बचा था, ब्लैक सोसाइटी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। इस समय सोसम वहीं पर जा रहा है ब्लैक सोसाइटी के लीडर को मारने के लिए। सोसाइटी का लीडर वहीं पर बैठा रहता है बाहर इंतजार करते हुए सोसम का, नेमलेस हीरो का। ये है ब्लैक सोसाइटी का लीडर बांग प्योंग। बैठा रहता है वैसे ही, फिर एक बिजली चमकता है और बिजली चमकने के बाद सोसम उसके सामने आ जाता है। सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों जन आमने सामने ऐसी एक पल के लिए खड़े रहते हैं। फिर बांग प्योंग बोलता है, तो तू है नेमलेस राइचियस स्वॉर्ड्समैन। सोसम वैसे ही खड़े होकर उसे देखता रहता है, कुछ भी बोलता नहीं है। बांग प्योंग बोलता है हंसकर, अगर तू स्वॉर्ड्समैन है जस्टिस का तो तूने इतना कस के खुद को लपेटा क्यों है? सोसम बोलता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। बांग प्योंग बोलता है, तू स्वॉर्ड्समैन ऑफ जस्टिस नहीं है तो क्यों तू हंट कर रहा है और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को मार रहा है? सोसम हंसते हुए बोलता है, मैं नहीं हूँ कोई राइचियस स्वॉर्ड्समैन। ये सुनकर बांग प्योंग एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर हंसते हुए बोलता है जोर जोर से, तूने सभी लोगों को धोखा दे दिया। सोसम बोलता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। उन लोगों को जिस पर यकीन करना था उन्होंने उस पर यकीन किया। बांग प्योंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे सीट से निकालते हुए बोलता है, कितना दिलचस्प आदमी है तू। भले ही आज मुझे मौत का दरिया पार करना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई पछतावा होगा मुझे। आज अब फिर चाहे तू नेमलेस राइचियस स्वॉर्ड्समैन हो या नहीं, तू यहाँ पर आया है सभी लोगों की तरह मुझे ही मारने। दिखा मुझे क्या तू कर सकता है। स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए सोसम की तरफ बढ़ता है। सोसम वहीं पर खड़ा रहता है, मगर खड़ा नहीं रहता ज्यादा समय तक। वो भी अपनी स्वॉर्ड को सीट से निकाल कर बढ़ता है। दोनों जन एक साथ में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। बारिश का बूंद जैसे ही जमीन पर गिरता है आवाज होता है उसका, और वैसे ही दोनों जन अपनी स्वॉर्ड को हंसते हुए क्लैश करते हैं। दोनों जन एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं, उसके बाद दोबारा अटैक करते हैं, दोबारा एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं और ऐसे बार बार एक के बाद एक लगातार अटैक करते रहते हैं। फिर बांग प्योंग का स्वॉर्ड स्लैश सोसम के कंधे पर लगता है, काफी खून निकलता है सोसम के कंधे से। उसके बाद तुरंत ही दूसरा अटैक कर देता है। सोसम इस बार ब्लॉक करता है। तभी बांग प्योंग को एक ओपनिंग दिखता है, फिर से उसी जगह से अटैक करने जाता है। सोसम देखकर बोलता है, ये बहुत छोटा है, पहुंचेगा नहीं। मगर बांग प्योंग का स्वॉर्ड पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर पिछली बार वो अटैक किया था। सोसम चौंक जाता है। सोसम के कंधे से फिर से काफी खून निकलता है। बांग प्योंग स्वॉर्ड स्लैश मार देता है और उसके बाद सोसम उसके इम्पैक्ट से काफी दूर जाता है। काफी खून निकलता रहता है उसका। देखता है अपने कंधे को। बांग प्योंग देखकर हंसते हुए बोलता है, जैसा मैं सोचा था, तेरे शरीर का हालत सही नहीं है। इतना बोलकर फिर से स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सोसम के जैसे ही करीब पहुंचता है, सोसम अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और बांग प्योंग के 3-4 अटैक को ब्लॉक करता है अपनी स्वॉर्ड से। और सोसम एक भी अटैक कर नहीं पाता, सिर्फ ब्लॉक ही करता रहता है। तभी सोसम को एहसास होता है, सोचता है जहाँ पर मुझे चोट है ये उसी जगह को बार बार टारगेट कर रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं पक्का हारूंगा, भले ही मुझे मेरे हाथ का बलिदान देना पड़े। बांग प्योंग सोसम के हाथों पर फिर से अटैक करते हुए बोलता है, इस लड़ाई के दौरान तू क्या सोच रहा है? सोसम तुरंत ही इस्तेमाल करता है 3 फोर्सेस स्वॉर्ड आर्ट और ब्लॉक करता है, मगर बांग प्योंग बोलता है, पकड़ लिया। बांग प्योंग का स्वॉर्ड सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं रहता, उसका स्वॉर्ड स्ट्रेच भी होता है एक वाइप की तरह, और इसी के जरिए सोसम का हाथ पकड़ लेता है और काट देता है। सोसम देखकर चौंक जाता है। सोसम के हाथों से काफी खून निकलता है। सोसम को लगा नहीं रहता कि कुछ ऐसा होगा। बांग प्योंग बोलता है हंसते हुए, ही काफी असरदार था। वैसे भी पहली बार है तेरा वाइप का सामना करना, है ना? सोसम कैसे भी करके उस दर्द को बर्दाश्त करता है। बांग प्योंग को अचानक से एक किक मारता है जोरदार। इस्तेमाल किया रहता है चिंगॉन। उस किक के इम्पैक्ट से बांग प्योंग बहुत दूर जाता है, दीवार को तोड़ते हुए काफी पीछे जाता है और बहुत सारा धूल उड़ता है। सोसम वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है उसे और बहुत सारा धूल उड़ता रहता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि वो फिर से आ रहा है। सोसम थक भी गया रहता है बहुत। देखता है अपने सामने तो उसे बांग प्योंग एक बहुत बड़े सांप की तरह दिखाई देता है। सोसम वहीं पर खड़ा रहता है अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए हुए और उसका एक हाथ कट चुका है। बांग प्योंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, अजीब, सच में अजीब, तू बिना किसी भी झिझक के अपने ही शरीर को बेटे के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट का तरीका नहीं है, ये एक असासिन या फिर एक हंटर का तरीका है। तुझे पता है एक जानलेवा मुकाबले में जितना ज्यादा तू छुपा कर रखता है उतना ही तेरा फायदा होता है। मैंने ज्यादा छुपाया है और तूने कम, और वही तेरा सबसे बड़ा जानलेवा कमजोरी है। इतना बोलकर अपने वाइफ को चारों तरफ घुमाता है हंसते हुए। सोसम खड़े होकर बस उसे देखता रहता है। सोसम को इस तरह से देख बांग प्योंग बोलता है, ऐसा लगता है तेरे पास और कोई मूव्स बचे नहीं हैं। वाइप बढ़ता है सोसम की तरफ। सोसम
सोसम वहीं पर खड़ा है वाइप को देखते हुए अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए। वांग प्योंग बोलता है तो अब मर तू नेमलेस मर्डरस डीमन। इतना बोलकर अपने वाइप से अटैक कर देता है। वाइप एक सांप की तरह जाता है। सोसम वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है। सोसम अब भी वैसे ही खड़ा है लेकिन ज्यादा समय तक वैसे ही नहीं खड़ा रहता। तुरंत ही जमीन पर किक मारता है एक जोरदार, बहुत सारा धूल उड़ाने के लिए, और बहुत सारा धूल उड़ता भी है। वांग प्योंग देखकर अटैक करते हुए यही बोलता है कुछ मतलब नहीं है ये सब करके, और फिर से सोसम के ऊपर वाइप से अटैक कर देता है। इस बार लगता भी है उसका वाइप उसके सीने में। डोंग प्योंग देखकर बोलता है हंसते हुए आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया तू चूहे। तभी वो गौर से देखता है तो चौंक जाता है। एक मिनट, वो एक ब्लैक सोसाइटी का मेंबर? देखते हैं तो ये ब्लैक सोसाइटी का मेंबर ही है। ये अचानक से आ जाता है वाइप के सामने। मेरा मतलब सोसम ही लाया रहता है इन्वेंट्री खोलकर। वांग प्योंग देखकर यही सोचता है ये एक चारा था तो असली वाला कहाँ गया। फिर नीचे ही खड़े रहकर ऊपर देखता है। ऊपर देखता है तो सोसम हवे में है, अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए अटैक करने जाता है। इस्तेमाल करता है 3 फोर्सेस स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म कोर स्ट्राइकिंग स्लैश, और एक झटके में ही नीचे आकर वांग प्योंग के ऊपर अटैक कर देता है। बहुत खून निकलता है वांग प्योंग के हाथ से। सोसम देखकर चौंक जाता है क्योंकि वांग प्योंग अपने हाथों से उसके अटैक को रोक दिया रहता है, इसीलिए वांग प्योंग के हाथों से खून निकलता रहता है। वांग प्योंग को देखकर सोसम सोचता है क्या इसने मेरे स्वॉर्ड को रोका अपने हाथों से उतने कम समय में अपना दिल बचाने के लिए। वांग प्योंग बोलता है अभी नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से अपने हाथों को घुमाता है, मेरा मतलब वाइप को घुमाता है और अपने पास बुलाता है। ये देखकर सोसम पीछे हटने की कोशिश करता है मगर पीछे हट नहीं पाता क्योंकि वांग प्योंग उसके स्वॉर्ड को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। बोलता है वांग प्योंग क्या सोच के तू कहाँ जा रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और अपने स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है सोसम के ऊपर। उतने में ही सोसम इस्तेमाल करता है इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री से बहुत सारी लाशें निकलती हैं वांग प्योंग के सामने। वांग प्योंग चौंक जाता है और अपने स्वॉर्ड वाइप को चारों तरफ घुमाता है। जितनी भी लाशें निकलती है इन्वेंट्री से सब कट जाती है, कट कर चारों तरफ बिखरती हैं। वांग प्योंग अपने वाइप को घुमाता ही रहता है चारों तरफ। अटैक खत्म होने के बाद देखते हैं तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखती हैं। वांग प्योंग भी थक चुका है थोड़ा, सोचता है देखकर लाश से अचानक से हवा में ही सामने आ गई, क्या इसका मतलब इसने अभी भी बहुत कुछ छुपा के रखा है। फिर नजरें उठाकर सामने देखता है तो सोसम उसे दिखता नहीं है, सिर्फ लाशें ही लाशें दिखती हैं, और अपने ही मेंबर्स की लाशें देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है वांग प्योंग। चिल्लाकर बोलता है गुस्से से तू चूहे, इस बार तू कहाँ भागा है हरामजादे। ये सोचकर ये हैरानी होता है कि तू लड़ने के लिए लाशों का भी इस्तेमाल करेगा। यही सब कुछ बोलते हुए अपने स्वॉर्ड वाइप को चारों तरफ घुमाता है। तू पागल कमीने, और वैसे ही एक एरो वांग प्योंग की तरफ बढ़ती है तेजी से। वांग प्योंग को एहसास हो जाता है, अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है एरो को। देखकर बोलता है बस बहुत हो गया ये छोटे मोटे चाले। इतना गुस्से में रहता है कि इसे एहसास नहीं होता कि दूसरा एरो आ रहा है। जब एरो पास आ जाता है तब इसे एहसास होता है और ये चौंक जाता है। वो एरो वांग प्योंग के मुंह को चीरते हुए निकल जाता है। वांग प्योंग के चेहरे का आगे का हिस्सा पूरा कट जाता है। यही सोचता है अब ये नहीं कहना, ऐसे हालात में मैं एक शिकार हूँ। वांग प्योंग को इस पल में एहसास हो जाता है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। यही चलता है उसके मन में, मैं एक शिकार हूँ वांग प्योंग। तभी सोसम अचानक से उसके सामने आता है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता रहता है। वांग प्योंग भी देख लेता है, बोलता है ये रहा तू। तुरंत ही अपने वाइप को घुमाता है सोसम को मारने के लिए, मगर सोसम को लगता नहीं है। वांग प्योंग को एहसास हो जाता है, सोचता है एक मिनट क्या वो भी। देखता है तो वांग प्योंग को वाइप जिसको लगता है इस बार वो भी ब्लैक सोसाइटी का ही मेंबर निकलता है। वांग प्योंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाता है वो। उतने में ही एक स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार निकल जाता है पीछे से। सोसम पीछे से आकर उसके सीने में अपना स्वॉर्ड घुसा दिया है। वांग प्योंग को पता भी नहीं चलता। सोसम अपनी स्वॉर्ड को निकालता है उसके सीने से बहुत खून गिरता है। वांग प्योंग अपने सीने पर हाथ लगाकर देखते हुए कहता है तू हरामजादे, तो तूने आखिरकार वोंगयांग में ब्लैक सोसाइटी के सभी मेंबर्स को मार दिया, आखिर में तूने ऐसा क्यों। सोसम बोलता है क्या मुझे कोई वजह चाहिए। वांग प्योंग सुनता है, देखता है अपने सामने। सोसम बोलता है उसे देखते हुए इंसान हमेशा दूसरे इंसानों को मारते हैं, तब से जब से वो लोग बंदर थे आज तक सभ्यता के निर्माण के बाद भी। क्या ये चीज यहाँ पर लागू नहीं होता। शक्तिशाली हमेशा उन्हें ही कुचलता है जो कमजोर होते हैं। इस बार मैं ही शक्तिशाली था। इतना बोलकर अपना स्वॉर्ड उसके गले पर रखता है और काट देता है उसका सर। और यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के मेंबर्स का अंत हो जाता है। ब्लैक सोसाइटी का ही अंत हो जाता है। हम देखते हैं दूर से बारिश होता रहता है और फिर आसमान से एक रोशनी चमकता है और वो रोशनी जाता है सीधा सोसम के ऊपर, क्योंकि सोसम का लेवल अप हुआ है। अब लेवल अप होने के बाद सोसम बाहर आता है। वहाँ से देखते हैं हम तो सोसम का जो हाथ कटा था वो भी वापस आ जाता है, रिजनरेट हो जाता है। सोसम आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से खून को पोंछता है और आगे जाते हुए अब यही सोचता है वोंगयांग में सभी ब्लैक सोसाइटी के मेंबर्स को मारने के बाद क्या मेरा तैयारी अब पूरा होता है। अब अगले पड़ाव
की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है, जहाँ ताकतवर और भी ताकतवर होते हैं और शिकार करना और भी मुश्किल हो जाता है। चलो मुरिम के जियांगहू की तरफ। और अब यहाँ से असली स्टोरी शुरू होता है। हम देखते हैं एक दूसरी जगह किसी बड़े सेक्ट में। इस मेंशन में सभी लोग रहते हैं, सेक्ट के मेंबर और सेक्ट का लीडर भी। सब लोग लाइन से खड़े रहते हैं। सेक्ट का लीडर सामने बैठा रहता है, फिर बोलता है सभी को कितना समय बाकी है डिमोनिक वॉर को होने में। एक मेंबर बोलता है 2 साल बचे हैं। लीडर बोलता है 2 साल, हाँ समय आ गया है धीरे धीरे ग्रैंड प्लान को शुरू करने का। गो ऑन वन। मेंबर बोलता है यस सर। लीडर बोलता है पहली योजना को तुरंत ही शुरू करो। मेंबर बोलता है जैसा आप चाहे। और अब हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर इस समय सोसम है। सोसम जहाँ पर रहता है इस समय सोसम हॉर्स को लेकर निकला है बाहर टहलने के लिए। तभी उसको आवाज आती है, लोग बात कर रहे हैं आपस में। 2 लोग बात करते रहते हैं। पहला बोलता है क्या तूने खबर सुना? दूसरा बोलता है द नेमलेस स्वॉर्ड्समैन आखिरकार ब्लैक सोसाइटी को मार ही दिया। पहला बोलता है मत पूछ, व्यापारी और तवाइफ सब हंगामा कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में बोंगयांग के सारे ब्लैक फैक्शन के लोगों को साफ कर देगा। दूसरा बोलता है क्या हमें अब से उसे ये नहीं बुलाना चाहिए नेमलेस राइचस स्वॉर्ड्समैन, नेमलेस स्वॉर्ड्समैन की जगह? तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर बोलता है असल बात यह है मुझे इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोलता है किस बारे में? तीसरा वाला बोलता है भले ही वो एक हीरो है लेकिन क्या लोगों को मारना ये सच में ठीक है? दूसरा बोलता है ये सुनकर हे अपना मुंह संभाल के बोल, तूने सोचा भी है उन हरामजादों ने अब तक क्या किया है? उन कमीनों को जिंदा चबा जाना भी उनके लिए ये सजा कम होगा, उन लोगों के लिए मरना ही सही है। तीसरा बोलता है ये सब सुनकर लेकिन फिर भी। फिर पहला बोलता है ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर ना ही ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग कभी हम जैसे आम लोगों की परवाह करते हैं। आखिर में सिर्फ नेमलेस स्वॉर्ड्समैन ही था जो हमारे लिए आगे बढ़कर खड़ा हुआ। ये सुनकर तीसरा वाला काफी सोचता है। सोचकर उसे एहसास होता है कि किस चीज के बारे में लोग बोल रहे हैं। ऊपर देखते हुए कहता है खैर ये तो सच है। ऐसे ही तीनों लोग बातें करते रहते हैं। फिर दूसरा वाला चेयर से खड़े होकर बोलता है चिल्ला चिल्ला कर बढ़िया, नेमलेस स्वॉर्ड्समैन बोंगयांग से सभी ब्लैक फैक्शन के लोगों को मार दिया। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन का लंबा उम्र हो। यही चिल्लाते हुए जाता रहता है और इसकी बातें सुनकर बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं खुशी के मारे। और ये सब कुछ सुनकर जाते हुए रहता है सोसम। सब लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं ब्लैक फैक्शन के मरने के बाद। सोसम आगे जाता रहता है अपने हॉर्स को लेकर। आगे जाते हुए यही बोलता है अब समय आ गया है इस जगह को छोड़ने का। हम देखते हैं रात के समय उसी जगह पर जहाँ पर सोसम रहता है। सोसम हॉर्स को लेकर वापस आता रहता है। तभी उसके विंडोज में बताता है सामने एनिमी है, लेवल डिफरेंस 10 का है जो 20 मीटर दूर है। सोसम इस्तेमाल करता है स्पिरिट आई का। सोचता है मेरा स्पिरिट आई स्टेबल के यहाँ बता रहा है। फिर बढ़ता है आगे, दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो अंदर 2 लोग खड़े हैं। एक तो है जी दायो, दूसरा उसके सामने है डेंड्री क्लैन का हेड द फ्लाइंग हेवनली डीमन स्वॉर्ड डेंड्री च्युआंगवो। च्युआंगवो सोसम को देखता है। सोसम उतने में ही सर झुकाकर नीचे आ जाता है, मेरा मतलब घुटने पर आ जाता है। यही सोचते हुए ये यहाँ पर क्यों है? च्युआंगवो घोड़े के पास जाकर बोलता है अब समय आ गया है तुमसे भी अलविदा कहने का। सोसम नीचे झुका रहता है। तभी उसकी नजरें जाती है च्युआंगवो के पैरों पर, तो वो जमीन पर खड़ा नहीं है, वो हवा में है। च्युआंगवो देव से बोलता है जब पूरा चांद निकलेगा नामगुन क्लैन के हेड की 2nd डॉटर मैरिड होगी। देव बोलता है अगर ऐसा है तो क्या सच में आप इस हॉर्स को गिफ्ट दोगे? च्युआंगवो बोलता है बिल्कुल, अगर बस खाली मैं अपने एक बच्चे को नामगुन क्लैन में भेज सकूं तो मैं इससे ज्यादा भी करूंगा। देव बोलता है क्या ये मैरिज प्लेज के लिए है द 9 बॉस सेरेमनी? च्युआंगवो बोलता है क्या मैंने पहले ही नहीं कहा मेरे बच्चों में से क्या एक लॉक्स की जगह 2 लॉक्स बिछाकर रिवर पार करना आसान नहीं होगा? देव बोलता है लेकिन नामगुन क्लैन को क्या पता दोनों ही नहीं चाहिए हो। ये सुनकर च्युआंगवो बोलता है हंसते हुए क्या मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ पर तो नहीं बुलाया? देव के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है मुझे पता नहीं तुम कौन से तरीके इस्तेमाल करोगे लेकिन ये होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देव च्युआंगवो के एनर्जी को सहन नहीं कर पाता। फिर च्युआंगवो हाथ हटा लेता है, बोलता है कल तुरंत ही निकलो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। देव बोलता है समझ गया। च्युआंगवो बोलता है ओ हाँ, और जब नामगुन फैमिली में जाओगे इसे भी अपने साथ में लेकर जाना, हॉर्स को संभालने के लिए ये जरूरी है। इतना बोलकर चले जाता है। देवो बोलता है हाँ पैट्रियार्च। फिर सोसम खड़े होता है, अपने कपड़े झाड़ता है। देवो सोसम को देखता रहता है तिरछी नजरों से और देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। सोसम बाहर खड़ा है हॉर्स के साथ। उससे याद आता है, सोचता रहता है सोसम मुझे क्या करना चाहिए मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए, और बस खाली स्किल्स नहीं, मैंने फैमिली के वॉरियर्स और ब्लैक यूनिट के लीडर्स के मूवमेंट्स देखकर मार्शल आर्ट्स दोबारा बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो सिर्फ एक नकल से ज्यादा कुछ नहीं था। सबसे बेकार तरीका है किसी के मैनुअल से सीखना और सबसे बेहतर है सीधा एक मास्टर से सीखना, लेकिन किसी का स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं होता। इस दुनिया में मैं पहले ही 18
18 साल का हो चुका हूँ और सुना हूँ कि इस उम्र में मार्शल आर्ट्स सीखना आसान नहीं होता। बोलता है फिर भी हालात मेरे लिए ठीक ही बन गए। दी नामगुन क्लैन सेंट्रल प्लान्स में 5 ग्रेट क्लैंस में से एक और एक फैमिली जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। आनवी में कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही यहाँ एक शक्तिशाली शिकार के साथ। यही सोचकर मुस्कुराता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ तो डेंड्री क्लैन के सभी लोग जमा हो गए हैं जाने के लिए। देव सभी से बोलता है पूरे ब्लैक यूनिट क्रो जमा हो गए हैं। सभी लोग देव को देखता रहता है और उन्हीं के बीच में खड़ा रहता है सोसम। देव बोलता है बढ़िया, हॉर्स भी बाहर है, कौन आया नहीं अब तक। यूनिट का मेंबर बोलता है सब लोग आ चुके हैं बस खाली यंग मास्टर को छोड़कर और यंग लेडी को। ये सुनकर देव काफी चिढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए बोलता है डेंड्री गैंगे बोंगयांग डिस्ट्रिक्ट के टावर्न में होगा और डेंड्री हुई उसे सबॉर्डिनेट के साथ ट्रेवल करना पसंद नहीं है तो वो बाद में आएगी। चलो चलते हैं। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं, साथ में निकलते हैं डेंड्री गैंगे को लेने के लिए। देखते हैं टावर्न में, मेरा मतलब टावर्न के यहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग रुक जाते हैं। तभी टावर्न से चिल्लाने का आवाज आता है ढेर सारा। ये सब आवाजें सुनकर देव सोचता है हाँ फिर से डेंड्री चुआनवो का बड़ा बेटा। ये एक मार्शल आर्टिस्ट प्रोडिजी है जिसके पास जबरदस्त समझ और टैलेंट है। स्किल्स के मामले में इसमें नामगुन क्लैन के आउटर डिसाइपल बनने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन असली दिक्कत इसका स्वभाव है। ये हल्का लापरवाह है और शराब और औरतों का शौकीन है, इसीलिए बुरी अफवाहें हमेशा इसके पीछे चलती रहती हैं। ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता है। टावर्न के करीब जब पहुंचता है तो उसे मारने विरने का आवाज आता है। बोलता है सह फिर से ये किसी को मार रहा है, कितना लापरवाह है ये। और वैसे ही टावर्न का दरवाजा तोड़कर कोई बाहर निकलता है। इतना तेजी से निकलता है कि जाकर दीवार से टकराता है। देव देखकर चौंक जाता है। चौंकता इसलिए है क्योंकि ये डेंड्री गैंगे है। देखकर बोलता है यंग मास्टर डेंड्री। गैंगे को हम देखते हैं तो दीवार से टकराया है और वहीं पर गिरा है। सोसम भी देखता है सामने और उसके विंडोज पर बताता है एक एनिमी जिसका लेवल 10 से ज्यादा है और उसके साथ और भी 20 मीटर की दूरी पर है। गैंगे बोलता है चिल्लाकर सह तू हराम जादे, मैं तुझे जान से। वैसे ही जो इसे मारा रहता है वो बाहर आकर इसे और मारता है। ये देखकर चौंक जाता है देवो और मुस्कुराता है सोसम। उसे देखकर ही पता चल जाता है। सोचता है ये एक मास्टर है और ये कोई ऐसा मास्टर है जिसके पास ओवरवेलमिंग स्किल है और ये व्यक्ति है तांग। आकर खड़ा हो जाता है गैंगे के सामने। उसके मुंह पर पैर रखा रहता है। ऐसे ही खड़ा रहता है उसके मुंह पर पैर रखे हुए और उसे अपने पैरों से ही दबाने लगता है। उतने में ही देवो देखकर आगे आता है। तांग देखता है उसे मगर पैर हटाता नहीं है। देव उसे बोलता है कौन है तू, और इसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। हवा बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाता है। सभी लोग इसका एनर्जी महसूस करके ही घबरा जाते हैं। देवो भी चौंक जाता है। बोलता है मैं हूँ जी.आई. देवो, डेंड्री क्लैन से ब्लैक क्रो यूनिट का कैप्टन, और जिस व्यक्ति को तुम चोट पहुँचा रहे हो वो यंग मास्टर है डेंड्री क्लैन के। अगर तुमने अपना पैर अभी के अभी नहीं हटाया तो मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रहूंगा। यही बोलकर अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है और क्रो यूनिट अपने वेपन निकालकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। सोसम देखकर सोचता है हेड जानता नहीं है कौन है ये। ब्लैक क्रो यूनिट लीडर के लिए भी अनजाने है ये, जो सब कुछ जानता है आनवी मुरिम में। ये डेफिनेटली अनफेथमेबल है। मास्टर जो आया है बाहर से, जितने लोग यहाँ पर है इन लोगों के साथ इसे हरा देना मुमकिन नहीं। ओ हम लोग मरेंगे नहीं। कोई शेर छोटे से कीड़े को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत कभी लगाता नहीं। फिर तांग कान में खुजली करते हुए बोलता है डेंड्री क्लैन क्या है ये, क्या ये कुछ ऐसा है जिसे खाया जाता है। और तांगवो अब तक अपना पैर नहीं हटाया उसके मुंह से। तांगवो के शब्द सुनकर देवो को गुस्सा आ जाता है। बोलता है चिल्लाकर तुमने हिम्मत किया डेंड्री क्लैन का अपमान करने का। तांग बोलता है सुनकर खैर मुझे सच में पता नहीं है, डेंड्री क्लैन कुछ खाने की चीज है। गैंगे को देखकर बोलता है या फिर कुछ ऐसा जिसके ऊपर कदम रखना चाहिए। ये देखकर देवो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्वॉर्ड को सीट से निकालता है। सभी मेंबर्स को बोलता है सभी लोग बचाओ यंग मास्टर को। सभी लोग एक साथ में तांग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और ये कुछ लोग नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं जो बढ़े रहते हैं तांगवो की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए। तांगवो सभी को देखकर अपना हाथ आगे करता है, मिडल फिंगर का इस्तेमाल करता है और एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, दी सोल चेसिंग फ्लाइंग बटरफ्लाई। तांगवो के हाथों से एनर्जी निकलता है एक एरो के रूप में और जाता है सभी लोगों की तरफ। इससे कोई भी बच नहीं पाता। सभी लोगों के पास जाकर उनके माथे में घुस जाता है। देवो भी बच नहीं पाता। वो देख तो लेता है मगर कुछ कर नहीं पाता। सभी लोग पीछे जाकर गिरते हैं। देवो देखकर यही सोचता है अब ये नहीं हो सकता, ये दी सोल चेसिंग फ्लाइंग बटरफ्लाई। हम देखते हैं तांगवो को सभी के सामने खड़ा है और उसके अटैक की वजह से सभी लोग नीचे गिर चुके हैं मगर कोई भी मरता नहीं है। तांगवो के एनर्जी की वजह से चारों तरफ का हवाएं बहुत ही ज्यादा डेंस रहती हैं। देवो बोलता है देखकर गिरे हुए ऐसा नहीं
नहीं हो सकता, क्या आप? तांगवो बोलता है, ओहो, एक कंट्री लेबर होके भी तेरी आंखें पूरी तरह खराब नहीं हुई है। ये ओल्ड मैन कोई और नहीं है, ये है द सोल चेसिंग पॉइजन हैंड तांगवो। मुरिम में 20 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग, द 2 गॉड्स, द 3 मॉन्स्टर्स, द 5 पिनिकल्स, द 10 ग्रेट्स, सुप्रीम मास्टर सिचुआन टांग क्लैन से और 10 ग्रेट्स में से सोल चेजिंग पॉइजन हैंड तांगवो। जो भी तांगवो को नाराज करता है वो मरने के बाद भी उसके पॉइजन हैंड से बच नहीं सकता। सोसम वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखता रहता है और उसके ऊपर तांगवो के टेक्निक का असर नहीं होता, वो वहीं पर खड़े रहता है। सोचता है मुरिम के टॉप 20 मास्टर्स में से एक डेनरी क्लैन के उस बदमाश ने एक बड़ा हादसा खड़ा कर दिया है। अगर उसने तांगवो जैसे शख्स को नाराज कर दिया तो हालात के हिसाब से डेनरी क्लैन को अपने दरवाजे तक बंद करने पड़ सकते हैं। पता नहीं इन सब का आखिर में अंत कैसे होगा। तभी तांगवो के पास एक लड़की चलकर आती है, बोलती है ग्रैंडपा। तांगवो उसे देखता है। वो लड़की बोलती है, चलो बस चलते हैं, ये लोग कंट्री के लोग हैं जो कुछ भी जानते नहीं हैं। तांगवो ये सब सुनकर एक पल के लिए सोचता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, ओहो, तो फिर चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है, इतना काफी होगा एहसास होने के लिए कि दुनिया कितनी बड़ी है। गैंगी के पास जाकर उसे देखकर बोलता है, सह एक डिसेंडेंट ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का पी रहा है और सुबह सुबह ही दिक्कतें खड़ी कर रहा है। मेरा जैसा स्वभाव है, मैं तो इसका सर लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक बच्चे पर इतना कठोर नहीं हो सकता। जब ये होश में आए इसे कह देना, अगर वो यूं ही हर लड़की पर लाइन मारना जारी रखेगा तो अपनी पूरी उम्र जी नहीं पाएगा। देवो को देखकर बोलता है, समझ गया तू। देवो वहीं पर गिरा हुआ देखता रहता है, सुनता रहता है, बोलता है, धन्यवाद आपके दया के लिए सीनियर टांग। फिर टांग वो अपने एबिलिटी से सभी को रिलीज करता है। ऐसा करना तो नहीं चाहता मगर करता है और देखते ही देखते सभी लोगों के ऊपर से उसका असर खत्म होता है। तांग वो अपनी एबिलिटी को वापस ले लेता है, सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तांग वो बोलता है, चलो चलते। वैसे ही उसे कोई और नजर आ जाता है, गौर से देखने लगता है। तांगवो को नजर आता है सोसम, जो घोड़े के साथ बीच में खड़ा है और सोसम खड़े होकर तांगवो को ही देखता रहता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है, दोनों जन देखते ही रहते हैं। फिर तांगवो सोसम की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, थोड़े समय के लिए बस तुम यही रहो हुआ। लड़की को समझता नहीं है, बोलती है, ग्रैंडपा। तांगवो धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ता है सोसम के पास। सोसम वहीं पर खड़ा रहता है, घबरा जाता है, सोचता है ये मेरे पास आ रहा है, क्यों? तांगवो सोसम के पास आकर खड़ा हो जाता है। सोसम के सामने आकर सोसम को ही देखता रहता है गौर से। तांगवो को लड़की बोलती है पीछे से, ग्रैंडपा क्या हो रहा है? तांगवो बोलता है, इतना कुछ खास नहीं, मुझे इस बच्चे से बस कुछ पूछना है। सोसम सुनकर सोचता है, मुझसे कुछ पूछना है, इसका सीधा मुझसे ही काम है। तांगवो पूछता है सोसम से, तेरा नाम क्या है? सोसम ये सुनकर बस देखता है, कुछ भी बोलता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को दिखा रहा है कि ये गूंगा है और सोसम जवाब नहीं देता। इसीलिए तांगवो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है, मैंने तुझसे पूछा तेरा नाम। दोनों जन एक दूसरे को ही देखते रहते हैं और सोसम कुछ भी बोलता नहीं है। ये देखकर तांगवो बोलता है, ये लड़का। इतने में ही देवो पीछे से आकर बोलता है, ये लड़का हॉर्स हैंडलर है, ये बोल नहीं सकता। ये सुनकर तांगवो सोसम को देखकर बोलता है, तो ये गूंगा है। गौर से देखता रहता है सोसम को। सोसम वहीं पर खड़ा होकर सोचता है, ये नहीं हो सकता, क्या ये मुझे अभी परख रहा है, ऐसा जैसे कि ये देख रहा हो किसी कीमती चीज पर। अगर तांगवो जैसा कोई मास्टर मुझे देख रहा है इस तरह के जैसे कि मैं कोई खजाना हूँ, तो फिर ये एक मौका है, आखिरकार एक मौका पुराने पहचान को खोल देने का। सोसम हॉर्स का देखभाल करने वाला। तांगवो देखता है गौर से, उसके बाद सोसम का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ते ही अपना एनर्जी इन्फ्यूज करता है सोसम के शरीर में। इन्फ्यूज करते ही उसे कुछ तो अलग सा पता चलता है। पता चलते ही हंसता है, हाँ। तुरंत ही सोसम का हाथ छोड़कर जाता है देवो के पास, बोलता है, क्या तुम लोग जा रहे हो नामगुन क्लैन की तरफ? देवो बोलता है, हाँ, मैरिज अलायंस के लिए। तांगवो पूछता है, वो लड़का क्या करता है? देवो बताता है, ये घोड़ों का देखभाल करता है, उस हॉर्स को संभालेगा जो हम तोहफे के रूप में देने वाले हैं। ये सुनकर तांगवो हंसते हुए बोलता है, तो फिर ये ठीक होगा ना अगर इसे मैं ले लूं तो, है ना? देवो बोलता है सुनकर, क्या? नहीं, इसके बिना ऐसा कोई है ही नहीं जो घोड़े को काबू कर सके। तांगवो बोलता है सुनकर, तो फिर बस हमें घोड़े को ले जाना होगा नामगुन क्लैन में। वहाँ पहुँचने के बाद मैं इस बच्चे को ले लूंगा। ओ, मैं नामगुन से खुद बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ा तो मैं खुद तुम्हारे क्लैन हेड को लेटर लिखूंगा और उसके लिए भुगतान भी भेज दूंगा। कैसा रहेगा ये? क्या ये ठीक नहीं है? देवो सुनकर बोलता है, खैर। वैसे ही देख लेता है तांगवो की आंखों में और डर जाता है। बोलता है, वैसे भी हम उसे घोड़े के साथ नामगुन क्लैन के सामने पेश करने वाले थे, कृपया करके ले लो सीनियर टांग। ये सुनकर तांगवो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, चिल्ला चिल्ला कर हंसता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे जाते हुए बोलता है देवो को, क्या कर रहा है तू? जल्दी कर,
और पीछे आ। हम देखते हैं देवो को और सोसम को, दोनों आमने सामने हैं। ये सब होने के बाद देवो अपना मत्था पकड़ लेता है, उसे समझता ही नहीं है कि क्या कर सकता था। वो बोलता है यूनिट के मेंबर से यंग मास्टर को फिजिशियन के पास तुरंत ही भेजो और ब्लैक क्रो के यूनिट के मेंबर्स सभी लोग चलो जल्दी। और अब यहाँ से शुरू होगा असली कहानी। सोसम जा रहा है नामगुन क्लैन, वहाँ से जाएगा तांगवो के साथ और तांगवो को कुछ ऐसा मिल गया है जो उसने पहले कभी देखा नहीं। तो दोस्तों ये अभी के लिए यहीं पर खत्म करता हूँ। इस चैप्टर के बाद मुझे लगता है आप लोगों के अंदर दिलचस्पी तो जाग ही गया होगा मुरिम साइकोपाथ को लेकर। जैसा भी हो कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। और वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर करोगे तो ही कुछ बात बनेगा दोस्तों, क्योंकि देख ही सकते हो व्यूज बहुत कम आने लग गए हैं फिर से। ऐसा मेरे चैनल के साथ ही क्यों होता है मुझे आज तक समझा नहीं है। कोई मंत्र होगा दोस्तों तो मेरे लिए पढ़ो आप लोग। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।